अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक। सो इफ़ यू आर समवन कि जो हमें फॉलो करे तो आपको पता होगा कि जो मैथ 11 KPK सिलेबस है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड सो फार वी हैव कवर्ड यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर 3.1 एक्सरसाइज भी हम कवर कर चुके हैं और 3.2 के अंदर अब हम चल रहे हैं। कल हम हमारा एक तवील लेक्चर था जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर इस 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 8 तक हमने कवर किया था। एक बड़ा तवील लेक्चर था। एंड सो व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो लेट मी जस्ट टेक यू टू योर बुक और वहाँ से इसको शुरू कर। आई थिंक दिस इज़ विजिबल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे पहले आप जाके वो देख ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। वो एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं और एडिशन ऑफ वेक्टर्स आप किस तरह करते हो, हेड टू टेल रूल, और वो जो दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको 3.1 के अंदर उसके इंट्रोडक्शन में, 3.2 के अंदर उसके इंट्रोडक्शन में समझाए हैं। सो लेट मी नॉट मेक यू बोर एंड लेट्स जस्ट start doing it. Question number 9. It says if A is equal to I plus J plus K and B equals to 4I minus 2J plus 3K and C equals to this vector, find a vector of magnitude 6 units which is parallel to the vector. इस वेक्टर को जो पैरेलल होगा। अच्छा, वो करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसको किस तरह करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि आप एक वेक्टर फाइंड कर लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा है कि आप एक वेक्टर फाइंड कर लो जिसका मैग्नीट्यूड 6 है। लेट्स से कि हमारा एक वेक्टर है, यहाँ पर ए बी सी इन्होंने गिवन दिया है, सो लेट्स कॉल इट डी। डी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इन्होंने गिवन दिया है विच इज़ 6, राइट। और ये जो डी वेक्टर है जिसको हमने फाइंड करना है, दिस इज़ पैरेलल टू द वेक्टर, इस वेक्टर को पैरेलल है। तो ये वेक्टर जब हम फाइंड कर लेंगे, लेट्स कॉल इट अनदर वेक्टर। इसको मतलब इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को मल्टीप्लाई और ऐड करके जब रिजल्ट बनेगा तो लेट्स कॉल इट ई। तो वो ई वेक्टर और ये डी वेक्टर ये दोनों वो होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। मतलब इसका यूनिट वेक्टर जो है वो सेम होगा। सो द प्लान इज़ कि जो हमारा डी वेक्टर है जिसको हमने फाइंड करना है तो वो किस चीज़ के बराबर है। अगर आपको पता हो, सो अ वेक्टर इज़ इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज़ डी वेक्टर जिसको हमने फाइंड करना है। तो डी वो तो ऑलरेडी गिवन है 6 है, बट डी यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है थ्रू दिस इक्वेशन, और यहाँ पर पुट करके हमारे पास वो डी वेक्टर आ जाएगा। सो दिस इज़ द होल प्लान। लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड और वहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। वेल, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9, राइट। आप सोल्यूशन लिखते हो, सोल्यूशन के बाद जो चीज़ें हमें चाहिए लाइक दीज वेक्टर्स। सो ए वेक्टर हमारे पास गिवन है विच इज़ आई प्लस जे प्लस के, और इसके ऊपर ये केप्स किया करो क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर्स। और बी वेक्टर हमारे पास है 4i माइनस 2j और प्लस 3k। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सी वेक्टर भी मौजूद है, इन इट इज़ i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस इक्वेशन लाइक ये हमारा जो इक्वेशन है 2a माइनस बी प्लस 3c, इसको हमने सबसे पहले फाइंड करना है और फिर इसका यूनिट वेक्टर और फिर उसमें पुट, वो सारा प्लान तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना। सो नाउ लेट्स कॉल दिस इक्वेशन इज़, हम यहाँ पर कह लेंगे कि नाउ लेट्स सपोज कि ये जो हमारा वेक्टर है
इसके कम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम कहते हैं ABCD, उसको हम D कह देते हैं। सो D वेक्टर इज़ इक्वल्स टू दिस 2A माइनस B प्लस 3C। और इसको मैंने D वेक्टर का नाम क्यों दिया, अगर मैं ना भी दूँ तो ठीक है, लेकिन इसको बार बार लिखना फिर मुश्किल हो जाएगा ना, ये तो लंबा टर्म है। इसको छोटा बनाने के लिए फिर इसका हमने वो एब्सोल्यूट लेना है और फिर केप लगाना है, तो इतना बड़ा केप हम लगाएंगे तो बुरा लगेंगे ना, तो इस वजह से मैंने इसको D कह दिया। सो अभी काम करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यूज़। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1, ठीक है। सो नाउ दिस D वेक्टर इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स A एंड A इज़ I प्लस J प्लस K। अगर ये केप्स मैं भूल जाता हूँ या ना लिखता हूँ तो वो मैं टाइम बचत करने के लिए करूँगा, आप लिखा करें। एंड देन माइनस और B की जगह दिस 4I माइनस 2J प्लस 3K। सो लेट मी राइट, किधर है, माइनस 4I माइनस 2J प्लस 3K। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस है ना, तो मैं ब्रैकेट में इसको बंद कर लूँगा, ठीक है। और फिर हमारे पास है प्लस 3 और C की जगह दिस वेक्टर I माइनस 2J। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आपने नहीं भूलना, क्योंकि दिस माइनस इज़ विद द होल टर्म्स, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अगर ये प्लस होता तो फिर तो कोई मसला ना होता। माइनस 2J प्लस K। और ये यूनिट वेक्टर्स अगेन मैं आपको बता दूँ, अगर मैं इसको ना लिखूँ तो वो टाइम बचत करने के लिए मैं करूँगा। सो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2I प्लस 2J प्लस 2K, एंड देन दिस माइनस 4I माइनस माइनस इज प्लस प्लस 2J माइनस प्लस इज माइनस माइनस 3K, एंड देन प्लस 3I माइनस 2 3s are 6J प्लस 3K, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस 2I माइनस 4I एंड प्लस 3J, तो ये क्या बनेगा, अच्छा सो प्लस 2I प्लस 3I, देखिए पहले प्लस प्लस करो फिर माइनस करो, सो प्लस 2I प्लस 3I इज़ 5I एंड देन माइनस 4I, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो I आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे I, एंड नाउ दिस माइनस 2J और प्लस 2J, ये भी प्लस 2J है ना, और यहाँ पर माइनस 6J, सो प्लस 2J इज़ 4J एंड माइनस 6J इज़ माइनस 2J। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस 2K माइनस 3K और प्लस 3K, सो 3K प्लस 2K इज़ 5K, 5K से आप 3K माइनस कर लो, सो प्लस 2K आ जाता है। अच्छा, दिस इज़ D वेक्टर जो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। नाउ अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए द प्लान वाज, मैं आपको थोड़ा सा प्लान दे दूँ दोबारा, कि जो हम वेक्टर फाइंड करेंगे, लेट्स कॉल दैट वेक्टर इज़ आर वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर, चलो उसको आर वेक्टर कह देते हैं। तो जो आर वेक्टर हमने फाइंड करना है तो वो किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर इन आर यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है ना 600, बट आर यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है, उसके लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन है हमने फाइंड किया D, तो जो आर यूनिट वेक्टर है तो वो इस D वेक्टर को पैरेलल है। इसका मतलब है कि हम D यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे तो दैट विल बी आर यूनिट वेक्टर। सो लेट मी जस्ट फाइंड, यहाँ पर मैं एक लकीर खींच देता हूँ क्योंकि इस जगह को मैं यूज़ करूँगा। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, D यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे ना, तो D यूनिट वेक्टर किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। D यूनिट वेक्टर बराबर है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और यहाँ से भी आपको पता चलता है कि अ वेक्टर इज़ इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इन इट्स यूनिट वेक्टर, सॉरी दिस यूनिट वेक्टर। सो नाउ यहाँ पर D वेक्टर तो फाइंड हो गया, लेकिन D मैग्नीट्यूड हमने अभी फाइंड करना है। सो D मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करूँगा कि D मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँगा।
सो डी एब्सोल्यूट इज़ यहाँ पर 1 है ना, सो आप 1 को स्क्वायर कर लो, यहाँ पर -2 है तो फिर प्लस इंटू -2 को स्क्वायर कर लो, एंड देन यहाँ पर +2 है तो फिर +2 को स्क्वायर कर लो और फिर अंडर रूट ले लो. सो नाउ दिस इज़ 1 + 2 2s are 4 and then +2 2s are 4 under the root. So 4 + 4 is 8 + 1 is 9 under root 9 which is equals to 3. तो इसका मतलब है कि डी मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ गया 3. सो नाउ अब हमें पता है कि डी यूनिट वेक्टर किस चीज़ के बराबर है, वो इसके बराबर है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो वेक्टर हमने फाइंड किया यहाँ पर I - 2j + 2k डिवाइडेड बाय दिस यूनिट मैग्नीट्यूड विच इज़ 3. सो आई थिंक यहाँ तक ये इतना काफ़ी है. अब इसके बाद हमने वो फाइंड करना है, जो लास्ट वेक्टर है वो हमने फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो मैं उसको एक नाम दूँ ना, तो उसके लिए मैं लिखूँगा कि नाउ लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी आर. रिक्वायर्ड वेक्टर को मैं चलो आर कह देता हूँ, ठीक है. अब ये आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है तो इन्होंने गिवन दिया है विच इज़ 6, तो वो भी मैं चलो यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि आर मैग्नीट्यूड हमें इन्होंने 6 दिया है. नाउ जो रिक्वायर्ड आर वेक्टर है वो किस चीज़ के बराबर है, देयरफॉर आर वो बराबर है जो रिक्वायर्ड आर वेक्टर है, that is equals to the magnitude, I mean a vector is equals to its magnitude and its unit vector. एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो दिस इज़ द डायरेक्शन. सो अ वेक्टर इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन. यहाँ से आप डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है. और स्केलर में आपके पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ एक यूनिट लगता है. एनीवे लेट्स पुट द वैल्यूज़. यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पुट वैल्यूज़. मैं बिल्कुल आपको स्टेप वाइज करा रहा हूँ. ज़्यादातर स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि सर आप स्टेप्स स्किप कर लेते हो, तो मैं आपको स्टेप वाइज करा दूँ. चलो ये आपका जो मैग्नीट्यूड है तो वो 6 है, और यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वो ये डी यूनिट वेक्टर ही है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन गिवन है. किधर है मैं आपको अभी दिखा दूँ. यहाँ पर कंडीशन इन्होंने गिवन दिया है कि दिस यूनिट वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू द वेक्टर दिस. तो इसको मैंने डी कह दिया ना, तो अगर डी का मैं यूनिट वेक्टर बना दूँ तो वो विल बी आर यूनिट वेक्टर, ठीक है. तो मैं यहाँ पर अब वो लिख लेता हूँ कि आर यूनिट वेक्टर इज़ this one, like I - 2j + 2k and divided by 3, ठीक है. सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, और 2 को अगर मैं I के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, सो 2I, do not forget this cap, and 2 multiplied by this -2 is -4j cap, and 2 multiplied by 2 is 4 + 4k. So this is the required vector and I think this is the answer. So बहुत आसान है. आप पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो और फिर इस फार्मूला के अंदर पुट कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाता है. सो इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10, राइट. आप अपनी बुक में देख सकते हो. आई होप आपके पास बुक और नोटबुक मौजूद होगा और आप मेरे साथ इसको सॉल्व भी कर रहे हैं. सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ a point R which divides the line joining the points whose position vectors are P and Q in the ratio 2:1 internally and externally. ठीक है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. तो आपको मैं वो दे देता हूँ सिनेरियो. तो देखिए ये कह रहा है कि आपके पास एक वो है, एक लाइन है. सो लेट्स से कि दिस इज़ द लाइन. ये आपका एक लाइन है, ठीक है. और इसको मैं वो कह देता हूँ कि जो आपका ये पॉइंट है, तो लेट्स से इस पॉइंट का जो नाम है तो वो P है ना.
सो दिस इज़ P पॉइंट एंड Q पॉइंट, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि R is a point which divides किधर है, which divides the line joining the points P and Q। तो P Q को कौन डिवाइड कर रहा है? R डिवाइड कर रहा है। कितने रेशो पे? 2:1 पे। इसका मतलब है 2:1 पे, तो यहाँ पर 2 रेशो होगा, यहाँ पर 1 रेशो होगा। तो मैं यहाँ पर ये R पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारा R पॉइंट है, ठीक है। सच दैट यहाँ पर आपका जो है 2 रेशो बनता है और यहाँ पर 1 रेशो बनता है। तो इस 2 रेशो को लेट्स कॉल इट P, स्मॉल p इसको मैं कह देता हूँ और इसको मैं स्मॉल q कह देता हूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बाद में बता दूँगा, क्योंकि ये फार्मूला के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो P रेशो Q है तो वो 2:1 है, ठीक है। P रेशो Q यहाँ पर 2:1 इन्होंने गिवन दिया है। और ये R पॉइंट जो है, सबसे पहले मैं इसको इंटरनली कर रहा हूँ। इंटरनली मीन्स कि इस P और Q के बीच में इंटरनली हो, ठीक है। इंटरनली इसको डिवाइड करें। एक्सटर्नली वुड बी के बाहर करें, यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम इंटरनली के लिए वो करते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इंटरनली। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, सच एज़ कि इसको अगर मैं यहाँ पर उसके साथ मिला लूँ पोजीशन वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ये और इसको भी मैं मिला देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ O। अब ये जो आपका OP, इन सारे पॉइंट्स को मैंने O के साथ मिला लिया ना, ओरिजिन के साथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और मैंने क्यों इस तरह किया, क्योंकि अगर PQ मैं कहता हूँ कि वो OQ माइनस OP के बराबर है, तो वो किस तरह है, उसको इस तरह आपने ड्रा करना पड़ेगा ना फिर। तो पोजीशन वेक्टर्स वुड बी, अगर ये कहे कि पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड करना है R का, तो पोजीशन वेक्टर इज़ कि जब आप किसी वेक्टर को उसके ओरिजिन से मिला लो तो वो पोजीशन वेक्टर बनता है। और इन द सेम वे जो OP है, तो ये असल में पोजीशन वेक्टर है जो इन्होंने लाइक पोजीशन वेक्टर्स आर P एंड Q। तो यहाँ पर P जो इन्होंने दिया है I + 2j - k, तो वो दरअसल OP है। तो लेट्स कॉल इट, इसको मैं एक नाम देता हूँ स्मॉल a। इस OP वेक्टर को मैं स्मॉल a कह देता हूँ। जो OQ वेक्टर है इसको मैं स्मॉल b का नाम देता हूँ, ठीक है। तो जो OR है जिसको हमने फाइंड करना है, तो लेट्स कॉल इट, अगर ये A है ये B है तो इसको हम C कह देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा मैं धीरे धीरे और डिटेल से करवा रहा हूँ आपको। सो आपने बोर नहीं होना। बस यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। सो अभी काम करते हैं कि क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख लेंगे और सोल्यूशन के बाद जो आपका वो है, हम लेट सपोज, यहाँ पर तो मैंने वैसे ड्रा कर दिया, यहाँ पर अब हम वो लीगली अब लिखेंगे भी, ठीक है। सो लेट्स से कि जो P रेशो Q है, मतलब 2:1 जो है उसको मैं P रेशो Q कह देता हूँ। और क्यों? क्योंकि ये फार्मूला के अंदर मौजूद है। A line which divides a point which divides a line segment internally in a certain ratio of P ratio Q is, अगर एक पॉइंट है तो वो है आपका QA + PB डिवाइडेड बाय Q + P। ये मैं आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको दोबारा देखना है, सो लेट मी जस्ट टेक यू, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये भी है लेकिन ये स्पेस के लिए है। और यहाँ पर लेट मी टेक यू, किधर है, किधर, यहाँ पर ये मैं आपको करा चुका हूँ। रेशो फार्मूला इसको कहते हैं और ये बराबर है QA + PB डिवाइड बाय Q + P। कि एक पॉइंट जो है अगर AB को डिवाइड करता है इन अ सर्टेन रेशो, तो उसका फार्मूला कुछ यूँ बनेगा कि Q × A + P × B डिवाइडेड बाय Q + P। ये इंटरनली के लिए है और एक्सटर्नली के लिए फिर माइनस लगता है इसके बीच में, तो वो मैं आपको करा दूंगा। और इसकी डिराइवेशन भी आप अपने लिए देख लें, मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत ही आसान है।
ये इन्होंने रेशो कंपेयर किया और फिर उसमें से डिराइव किया। लेट मी टेक यू बैक टू योर ब्लैक बोर्ड और यहाँ से इसको करते हैं। सो नाउ वी आर रेडी टू डू इट। इसको मैं 2:1 कह देता हूँ। अब इसके बाद जो हमारा ए वेक्टर है जो दरअसल OP वेक्टर है, ठीक है, लाइक OP को मैंने ए कह दिया, तो वो किस चीज़ के बराबर है? वो यहाँ पर आपके पास I + 2j - k के बराबर है। एंड लेट मी इसके ऊपर कैप्स पहन देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जो B वेक्टर है जो दरअसल हमारा OQ वेक्टर है, B वेक्टर इज OQ वेक्टर, ठीक है, तो वो आपका है दिस -I + j + k, ठीक है। सो अब इसके बाद हमने और एक और भी चीज़ मेंशन कर देते हैं कि जो C है जिसको हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो वो दरअसल OR वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ना, तो O लगेगा ओरिजिन, इसको हमने फाइंड करना है। अब एक काम करते हैं कि रेशो फार्मूला हम लिखते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि नाउ इंटरनली द रेशो फार्मूला इज़, वो हमारे पास है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इज़ QA प्लस, देखिए मैं इसको डिराइव नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सो QA PB डिवाइडेड बाई Q प्लस P, सो QA प्लस PB डिवाइडेड बाई Q प्लस P। कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर लो, ठीक है। अगर भूल भी गए तो फिर इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूँ कि इसको डिराइव कर दूँ, लेकिन खैर है, बस छोड़ो। Q की जगह मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा और A की जगह आपका जो ये यूनिट वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर है I + 2j - k, एंड लेट मी वेयर कैप। सो प्लस P की जगह यहाँ पर 2 है और B की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे दिस वेक्टर विच इज़ -I + j + k। इसको भी मैं पहना देता हूँ एंड डिवाइडेड बाय Q प्लस P, सो Q इज़ 1 + P इज़ B 2 इक्वल्स टू, अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो I + 2j - k आ गया, और यहाँ पर 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो -2I + 2j, ठीक है, और +2k एंड डिवाइडेड बाय दिस 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I है, -2I है और तो नहीं है ना। सो -2I से जब आप I माइनस कर लो तो आपके पास +I आएगा। सो -I आएगा, -2 + 1 इज़ -1। सो -I यहाँ पर +2j, यहाँ पर +2j, सो +4j, और यहाँ पर -k है और यहाँ पर 2k है, सो +k, एंड सो यहाँ पर तो कैप बहुत ज़रूरी है, एंड डिवाइडेड बाई 3, एंड सो दिस इज़ द आंसर। लेकिन इसको आप थोड़ा और भी अगर सिंप्लीफाई कर लें तो वो आप लिख सकते हो, यहाँ पर 1 है ना, सो -1 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 इन सब के साथ आप इंडिविजुअली कर दो, -1/3I + 4/3j, एंड देन प्लस यहाँ पर भी 1 है ना, सो +1/3k, एंड दिस इज़ द आंसर, ठीक है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। लेट मी जस्ट, टाइम थोड़ा हमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं I just really want you to know the core concepts of things. मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स उसकी कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि the world has changed, सिर्फ मार्क्स नहीं है। anyway, यहाँ पर मैं आपको अगर बता दूँ कि ये रेशो फार्मूला किस तरह डिराइव होता है। सो देखें, हमारे पास है, अगर हम ले P/Q, तो वो किस चीज़ के बराबर है? वो दरअसल PR × RQ के बराबर है ना। सो वो हम लिख सकते हैं PR/RQ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ P/Q, रेशो का मतलब डिवीज़न होता है ना, सो PR/RQ होता है। अब यहाँ पर PQ तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन PR किस चीज़ के बराबर है? वो मैंने आपको बताया था कि वो OR, पहले आप R लिखो फिर P लिखो, OR - OP डिवाइडेड बाई यहाँ पर OQ - OR, ठीक है, ओरिजिन के साथ जब आप करते हो। तो यहाँ पर OR किस चीज़ के बराबर है? वो बराबर है आपका, यहाँ पर एक चीज़ जो और ज़रूरी है इससे पहले कि हम वो मल्टीप्लाई कर लें, तो वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो P के साथ यहाँ पर RQ लगेगा, ठीक है, और
यहाँ पर पी आर के साथ क्यू लगेगा, सो क्यू इंटू पी आर। तो आर क्यू की जगह आर क्यू की जगह अब मैं ये लिखूँगा और पी आर की जगह अब मैं वो लिख लूँगा। सो पी इंटू ओ किधर है, ओ क्यू माइनस ओ आर। तो ओ क्यू बराबर है बी माइनस, और ओ आर किस चीज़ के बराबर है, वो सी के बराबर है। एंड दिस इज़ नाउ इक्वल्स टू क्यू, और पी आर जो है वो किस चीज़ के बराबर है, तो वो ओ आर माइनस ओ पी के बराबर है। तो ओ आर किस चीज़ के बराबर है, वो है सी, एंड देन माइनस ओ पी किस चीज़ के बराबर है, तो वो ए के बराबर है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम सी डिराइव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पी बी माइनस पी सी इक्वल्स टू क्यू सी माइनस क्यू ए। तो ये पी सी अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ और इसको मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पी बी और या इस तरफ मैं लेकर आऊँगा तो ये क्यू ए बनेगा, और मैं इस तरफ इसको लेकर आऊँ तो ये पी सी प्लस क्यू सी बनेगा ना, या क्यू सी किधर है, ये क्यू सी है, या क्यू सी प्लस पी बी अगर मैं लिख लूँ तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो क्यू सी प्लस दिस पी सी। अब यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, लेकिन लेट मी जस्ट टेक इट हियर। तो यहाँ से अगर मैं सी फाइंड कर लूँ तो वो आपका बनेगा क्यू प्लस पी, एंड इस साइड पे आपका पी बी लाइक क्यू ए प्लस पी बी मैं लिख सकता हूँ ना, पहले क्यू ए लिख लो फिर पी बी। यहाँ से हमने अगर सी फाइंड करना है तो ये क्यू ए अपनी जगह प्लस पी बी अपनी जगह, और ये क्यू प्लस पी इस तरफ मैं लेकर आऊँगा तो वो क्यू प्लस पी बन जाएगा। एंड सो दिस इज़ द रेशो फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। ये इस तरह डिराइव होता है। तो द सेम वे यू कैन डिराइव इट फॉर एक्सटर्नली इज़ वर्क, कि अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली लाई करता है तो उसको हम किस तरह करेंगे फिर, ठीक है। वेल जो यहाँ पर इंटरनली के लिए था मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ फॉर इंटरनली, ठीक है। ये इंटरनली के लिए हम कर रहे थे। अब एक्सटर्नली के लिए अगली स्लाइड पे मैं इसको कर देता हूँ। सो अब एक्सटर्नली के लिए अगर मैं लिख लूँ नाउ द रेशो फार्मूला externally is, so the ratio formula for a point externally dividing a line segment, ये कुछ ज़्यादा बेहतर लगेगा, is वो आपके पास है। अगर आप डिराइव कर लो तो let's just call these अगर ये आपके पास वो है P है, ठीक है, और ये आपके पास अगर Q है तो एक्सटर्नली यहाँ पर हम R ले सकते हैं, a point dividing this line segment। तो यहाँ पर इसको मैं अगर वो सिमिलर सी कह लूँ, ठीक है, या इसको आप और भी कुछ कह सकते हो, आर भी कह सकते हो। इसको मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ। द सेम वे वी डिड फॉर एक्सटर्नली। यहाँ पर 2:1 है, सो पी रेशो क्यू आपका बनेगा, लेट्स कॉल 2:1 का ना, तो 2:1 जी किताब में भी है। सो अब इसके बाद हम वो लिखते हैं फार्मूला। सो द फार्मूला इज़ सी, अगर मैं इसको कहता हूँ तो सी इज़ क्यू ए माइनस पी बी, सिर्फ माइनस लगता है, एंड डिवाइड बाई क्यू माइनस पी, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। सो क्यू इज़ यहाँ पर क्यू की क्या वैल्यू है, 1 है। सो 1 इंटू ए इज़ किधर है, देखिए आपके पास बुक तो मौजूद है ना, मेरे सामने भी बुक मौजूद है, तो मैं वहाँ से इसको लिख देता हूँ। सो द ए वेक्टर यहाँ पर जो p है तो वो है i प्लस 2j और माइनस k, एंड देन माइनस p की जगह हम 2 लिखेंगे। और लेट मी चेक इफ़ रिकॉर्डिंग इज़ ऑन, क्योंकि कई दफ़ा मैं ऐवी बातें करता हूँ और रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई होती है। सो क्यू इज़ माइनस आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। सो and divided by this q minus p, so q is कितने 1 minus 2, so now equals to this is I plus 2j minus k, and then minus is plus, so plus 2i plus is minus 2j, and minus plus is minus 2k, और ये caps आप खुद ही पहना दो इसको, ठीक है, -1। So now I plus 2i is 3i plus 2j और minus 2j ये कैंसिल होता है, माइनस k और माइनस 2k is माइनस 3k। अब मैं k पहना देता हूँ क्योंकि कम हो गए ना, 2p पहना ना, माइनस मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर माइनस है ना,
तो इस माइनस का मतलब है कि यहाँ पर 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय दिस -1 इज़ -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय दिस 3i माइनस 3k। तो अब ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। सो -3i और माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 3k, एंड सो दिस इज़ द पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइडिंग द लाइन PQ, and this is the answer. I hope इसकी आपको समझ आ गई होंगी। This question is indeed the most important question of this exercise, जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। Well, let's now move on to question number 11, जो exactly is the same as question number 10। तो अगर आपको 11 खुद ट्राई करना है तो question number 12 पे भी आप फॉरवर्ड लेकर जा सकते हो इस वीडियो को, but let's just stay there क्योंकि कुछ नया आपको सीखने को मिल सकता है। So this is your question number 11, right? It says find the position vectors of the point of division of the line segment joining one number, point C with position vector 5j and point D with position vector 4i plus j in the ratio of 2:5 internally. So this is the same as question number 11, question number 10 जो internally हमने किया था। ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बस सिर्फ एक पॉइंट C है और एक D है, उसके बीच में इंटरनली एक पॉइंट लाई कर रहा है जो इसको डिवाइड कर रहा है एट द रेशो ऑफ 2:5। तो मैं इसको कह देता हूँ 2:5, ठीक होगा ना। और ये पॉइंट, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, लेट्स कॉल इट, इसको आप R कह लो, चलो, या कुछ भी ना कहो तो खैर है, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। एंड सो यहाँ पर जो OC वेक्टर है, लेट्स कॉल इट आई वेक्टर A, ठीक है, और जो OD वेक्टर है इसको मैं B कह देता हूँ, और जो OR वेक्टर है इसको मैं चलो स्मॉल c कह देता हूँ, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के लिए किया, तो उसी तरह कर लूँगा तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ पर जो P/Q बनेगा तो वो है 2:5, ठीक है। अब यहाँ पर बस लीगल चीज़ें कर लेते हैं, इसको लीगलाइज कर देते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। लेट P/Q इज़ 2:5, ठीक है। और अब ये हम पार्ट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको पार्ट नंबर फर्स्ट कह देता हूँ। और उसके बाद जो हमारा ये OC है तो उसको मैं कह देता हूँ, OC को मैं स्मॉल a कहता हूँ, एंड विच इज़ दिस क्या है 5j, ठीक है। और जो आपका OD है उसको मैं कह देता हूँ स्मॉल b, एंड वो बराबर है आपका, किधर है वो, यहाँ पर है 4i + j। सो 4i + j मैं इसको कह देता हूँ। अब सेम उसी तरह आप कह लो कि नाउ द रेशो फार्मूला फॉर अ पॉइंट C which divides a line segment internally in the ratio of P/Q is, तो वो आपके पास है। अगर मैं यहाँ पर C फाइंड कर रहा हूँ ना, तो मैं वो भी लिख लूँ, खैर है, चलो OR को मैं कह देता हूँ C which is unknown, जिसको हमने फाइंड करना है। एंड सो C is equal to QA + PB डिवाइडेड बाई Q + P, ठीक है। यहाँ पर अगर दिस इज़ कितने गया, दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q, तो QA एंड PB और डिवाइडेड बाय दिस Q + P। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो, तो Q की जगह 5 और A की जगह आप 5j पुट कर लो, एंड देन प्लस P की जगह 2 और B की जगह आप 4i + j पुट कर लो, एंड डिवाइडेड बाय 5 + 2, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पर कर सकता हूँ। सो 5 5s are 25j एंड देन प्लस 2 4s are 8i एंड प्लस 2j, और डिवाइडेड बाय 5 + 2 is 7। सो 8i अपनी जगह 8i और 25 + 2 is 27, सो 27j डिवाइडेड बाय दिस 7। तो ये आपका आंसर है, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि 8 के नीचे भी 7 लगा लो, और ये ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस 27 के नीचे भी आप 7 लगा लो। 27 7 पे डिवाइड तो नहीं होता ना, 1 7 7 2 7 14 3 7 21 4 7 28, तो डिवाइड नहीं होता है। चलो, एंड दिस इज़ द आंसर, बहुत ही ज़्यादा आसान है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दिस पार्ट नंबर 2। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसको ड्रा करता हूँ, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। लेट्स से ये हो गया आपके पास।
सो इन्होंने कहा है कि ई पॉइंट है, तो इसको मैं कह देता हूँ ई, क्या हो गया, दिस इज ई पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एफ पॉइंट है, तो मैं इसको एफ कह देता हूँ। बट जस्ट वेट, यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल की बात करता हूँ तो ई जो है वो आपका इंटरनल होगा और जो पॉइंट होगा तो वो एक्सटर्नल होगा। सो लेट मी इरेज दिस ई, इसको मैं चलो ई नहीं कहता हूँ, ई को मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। और रेशो 4:3 है, तो आई थिंक ये ज़्यादा फिजिबल रहेगा यहाँ पर। सो नाउ गुड, इसको मैं ई कह देता हूँ। ये एक लाइन है ई एफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसको एक पॉइंट एक्सटर्नली जो है वो इस पे लाई कर रहे हैं, जिसको लेट्स कॉल इट आर। इसको मैं अगर आर कह लूँ तो जो आर ई है तो वो 4 है, ठीक है, और जो ई एफ है तो वो आपका 3 है। इसका मतलब है कि जो P/Q है तो वो 4:3 है, ठीक है। एंड लेट्स कॉल इट O, तो अगर O R है तो उसको लेट्स से O R तो हमने फाइंड करना है ना, तो उसको मैं C कहूँगा। O E जो है इसको मैं A कह देता हूँ, और जो O F है उसको मैं B कह देता हूँ। आई थिंक नाउ वी आर रेडी। तो जल्दी से मैं आपको करा दूँ कि अब यहाँ पर लेट से कि P/Q जो है वो हमारे पास 4:3 है। उसके बाद जो OE है तो वो मैं उसको स्मॉल a कह देता हूँ, और वो आपके पास है कितने हैं 2i - 3j। और जो OF है तो उसको मैं स्मॉल b कह देता हूँ, और वो आपके पास है 3i + 2j, ठीक है। और हमने OR तो फाइंड करना है ना, तो OR विच इज़ दिस स्मॉल c, तो वो हमने फाइंड करना है। सो नाउ द रेशो फार्मूला इज़, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ नाउ रेशो फार्मूला इज़ एक्सटर्नली के लिए, ठीक है, एक्सटर्नली, माशाल्लाह कितने अच्छा लिख लिया ना मैंने। अच्छा, अब इसके बाद हमने C फाइंड करना है। सो C इज़ QA - PB डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर माइनस लगेगा एक्सटर्नली के लिए, Q - P। सो Q इज़ यहाँ पर दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q, सो कितने हैं QA एंड PB। सो Q इज़ 3, तो 3A, A is 2i - 3j, and minus PB, P is 4 and B is where 3i + 2j and divided by Q - P, so Q is 3 और P is 4। अच्छा, मेरे ख्याल में एक स्टेप मैं यहाँ पर और भी कर सकता हूँ। सो 2 3s are 6, 6i - 3 3s are 9, 9j -4 3 4s are 12i, और माइनस प्लस इज माइनस, 2 4s are 8j, और नीचे आपका -1 है। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6i - 12i इज -6i, और उसके नीचे चलो वो बाद में कर लूँगा, -9j - 8j इज 2 9s are 18, so 17j डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। तो अब ये माइनस जो है अगर मैं इस पे अप्लाई कर लूँ तो ये आपका 6i हो जाएगा, और ये आपका +17j हो जाएगा। इस पे मैं कैप इसको पहना देता हूँ। एंड सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड C वेक्टर विच इज़ द आंसर। आई होप कि आपको इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, एंड लेट्स से हाउ वी कैन हेल्प यू। सो अब आगे क्वेश्चन 12 13 और 14 आसान है, तो उसको भी मैं जल्दी कर देता हूँ। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो उसमें आपका है फाइंड अल्फ़ा सो दैट अल्फ़ा i + अल्फ़ा + 1j + 2k एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 3। बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद जो हमारा ये इक्वेशन है तो वो हम लिख लेंगे अल्फ़ा i + a + 1j + 2k इक्वल्स टू 3, और इसको मैं ब्रैकेट में उसमें एब्सोल्यूट में बंद करता हूँ, इसको मैं 2p पहना देता हूँ, ठीक है। और हमने क्या करना है कि यहाँ पर अल्फ़ा को हमने फाइंड करना है, मतलब ये अल्फ़ा हमने इस इक्वेशन में से
फाइंड करना है। तो उसके लिए इस एब्सोल्यूट को हमने ख़त्म करना होगा। तो एब्सोल्यूट को एक्सपेंड करते हैं तो हम जो आई का कोएफिशिएंट अल्फ़ा है तो उसको स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर जे का जो कोएफिशिएंट a+1 है तो a+1 को हम स्क्वायर कर लेंगे। एंड देन जो के का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 को भी हम स्क्वायर कर लेंगे और फिर अंडर वेयर इसको पहना देंगे और यहाँ पर 3 है, ठीक है। एंड सो इन दिस वे वी एक्सपेंड एब्सोल्यूट। सो यहाँ पर आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। सो लेट मी से दिस इज़ नॉट a, दिस इज़ अल्फ़ा, इन्होंने a की तरह लिखा है। सो अल्फ़ा प्लस 1 होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 अल्फ़ा क्योंकि b तो 1 है, एंड प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर इज़ 1 और प्लस 2 2s are 4, ठीक है। And then under root equals to 3 alpha square plus alpha square is 2 alpha square and then plus 2 alpha and then 4 plus 1 is ये यहाँ तक है, ठीक है। so 4 plus 1 is 5 और अंडर रूट में बंद करके इसको 3। अच्छा, तो अब हमने इस अंडर रूट को ख़त्म करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर लेंगे ना। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का फिर मैं स्क्वायर लूँगा, एक साइड का मैं नहीं ले सकता हूँ। So 2 alpha square plus 2 alpha plus 5 equals to 3 square. So यहाँ पर अगर मैं इस साइड पे कर लूँ तो आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। सो इसका मैं वो करता हूँ। सो 2 alpha square plus 2 alpha plus 5 under root whole square equals to 3 3s are 9. So square under root के साथ कैंसिल होता है and then we have this 2 alpha square plus this 2 alpha plus 5 equals to 9. तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 9 को मैं इस तरफ लेकर आऊँगा। सो नाउ 2 alpha square plus 2 alpha, देखिए अगर 9 मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो यहाँ पर तो 5 अपनी जगह और 9 को इस तरफ मैं लेकर आऊँगा तो वो -9 बनेगा। सो -9 प्लस 5 इज़ -4, तो ये -4 मैं यहाँ पर अब लिख लेता हूँ, ठीक है। एक स्टेप मैं खा चुका हूँ, इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 0 रह गया। अब यहाँ से अगर कुछ हम कॉमन ले सकते हैं तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 2s are 4 2 इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 गया तो अल्फ़ा रह गया, इसमें से 2 गया तो अल्फ़ा रह गया, ठीक है। इसमें से 2 गया तो 2 रह गया। अब ये 2 आपके पास जो है अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊँ तो ये 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो 0 डिवाइडेड बाई 2 आपका 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि मैं एक स्टेप खाने वाला हूँ, ठीक है। सो ये 2 इस तरफ आएगा तो 0 बन जाएगा, तो मैं इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पहले से लिख लेता हूँ। अब इसके बाद इसको हमने वो करना है थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो इसको मैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल स्टेप वाइज आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं इतना लिख लूँ कि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। सो अल्फ़ा इज़ माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर लूँ तो माइनस बी यहाँ पर चूँकि 1 है तो b यहाँ पर आपका, देखिए मैं आपको लिख लेता हूँ, खैर दिस इज़ b, दिस इज़ a एंड दिस इज़ c। तो b आपका यहाँ पर 1 है तो 1 से यहाँ पर माइनस, तो -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर इज़ 1 1 स्क्वायर इज़ 1, चलो 1 स्क्वायर माइनस 4 a इज़ 1 और c इज़ -2, ठीक है। +2 आपने नहीं लेना है, -2 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और डिवाइड बाई 2 और a इज़ 1। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। सो -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 square is 1 minus minus is plus, so plus 4 2s are 8 divided by 2 1s are 2, now equals to -1 plus minus under the root 9 divided by 2 and this is equals to -1 plus minus 3, 9 का अंडर रूट 3 निकलता है डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है कि अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू आपके पास या तो -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 है, या और ये आपके पास है -1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 3 -1 2 बनता है, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, और इसको सिंप्लीफाई करूँ सो -3 -1 इज़
-4 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 2s are 4 विच इज़ -2। इसका मतलब है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई ना, मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो माइंड ना करना, अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई तो वो या तो 1 है और या फिर -2 है, एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप इसमें भी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मसला है तो इसको मैंने यूनिट नंबर 1 में डिटेल से आपको समझाया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी वहाँ पर हमने किया है, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, और फैक्टराइजेशन मेथड भी। एनीवे ये आपने मैट्रिक में भी किया है। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर this 13, and it says if u is equal to this vector, v equals to this, w equals to this, represent the sides of a triangle, find the value of z। चलो 13 नंबर क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। the solution of 13 number question, so let me check if everything is right। अच्छा, इसमें आपके पास जो u वेक्टर है तो वो है, लेकिन u वेक्टर और v वेक्टर और w वेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आप यहाँ पर अपने लिए लिख लो, ठीक है। सोल्यूशन के बाद आप इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखते हो। हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन्होंने कंडीशन दिया है कि u, v और w तीन साइड्स है किस चीज़ के, ट्राइंगल के, तो आप z फाइंड कर लो। देखिए बाय हेड टू टेल रूल, अगर ये एक वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, और तीसरा, ये मैंने गलत ड्रा किया ना, और तीसरा अगर ये वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका 0 बनेगा। इसका मतलब है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर हम प्लस कर लेना, a प्लस बी प्लस सी, तो उसमें से 0 आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि ये एक वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, और लेट्स से कि तीसरा ये वेक्टर है। सो इफ़ दिस इज़ ए वेक्टर और लेट्स कॉल इट u, चलो u v w यहाँ पर यूज़ हुआ है। सो इफ़ दिस इज़ u, दिस इज़ v एंड दिस इज़ w, तो ये आपका फिर रिजल्टेंट वेक्टर r बनता है, विच इज़ द सम ऑफ दीज 3, ठीक है। सो बट अगर ये u, v और w इस फॉर्म में हो कि अगर ये u हो, ये v हो और ये w हो, तो फिर यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर तो 0 बनता है। एंड सो एक कंडीशन हमारे पास आ गया कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी नो दैट सम ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 0, कि तीनों अगर ट्राइंगल के साइड्स है तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नाउ इसका मतलब है कि जो u वेक्टर है प्लस v वेक्टर है प्लस w वेक्टर है, तो वो हमारा 0 के बराबर है। इन अदर वर्ड्स, चलो मैं इसमें अब वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो u की जगह हमारे पास ये वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और v की जगह अब हम लिखेंगे प्लस, v की जगह यहाँ पर माइनस i है, तो माइनस i, डू नॉट फॉरगेट ब्रैकेट, प्लस 3j एंड माइनस k, और w की जगह प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे i प्लस 6j और प्लस zk, और इसको मैं इन सबको मैं टोपिया पहना दूँ, ठीक है। और दिस इज़ इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर है। सो नाउ दिस इज़ 2i, दिस इज़ माइनस i एंड दिस इज़ प्लस i, तो एक काम करता हूँ कि प्लस i को माइनस i के साथ कैंसिल करता हूँ और प्लस 2i रह जाता है, एंड सो दिस इज़ 2i, और प्लस 3j प्लस 6j प्लस 3 प्लस 3 6 प्लस 6 इज़ 12, सो 12j, इसको भी मैं टोपिया पहना देता हूँ, प्लस 4k प्लस zk, तो 4 और z तो ऐड नहीं होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैं लिखूं 4 और, अच्छा यहाँ पर एक और भी चीज़ है ना, माइनस k, तो माइनस k का मतलब है कि यहाँ पर माइनस 1k है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 माइनस 1 और प्लस z, और इसमें से अगर मैं ये k कामन लूँ, कामन वेक्टर, तो लिख सकता हूँ ना इक्वल्स टू 0, ठीक है। और 0 इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं कि लेट मी मेक सम स्पेस अवेलेबल, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 0 का मतलब है 0i प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है। ये नल वेक्टर है ना, 0 का मतलब है नल वेक्टर, तो उसमें सारे जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो वो सारे ज़ीरोज़ होते हैं, i j k सारे 0, तो तभी ये नल वेक्टर होता है।
वेल यहाँ पर अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ किस चीज़ को, दो चीज़ों को। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ के। देखिए यहाँ पर ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर इक्वल निशान। इसका मतलब है कि 0 किस चीज़ के बराबर है, वो 2 के बराबर है। और यहाँ पर 0 किस चीज़ के बराबर है, वो 12 के बराबर है। और यहाँ पर 0 किस चीज़ के बराबर है, वो 4 - 1 + z के बराबर है। तो मैं सिर्फ k के लिए अगर कंपेयर कर लूँ ना, k के लिए, तो 4 - 1 + z जो है वो 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने z फाइंड करना है, तो सिर्फ मैं इसके लिए कंपेयर करूँगा, बाकी तो ऑलरेडी नोन है। तो मैं लिखूँगा 4 - 1 + दिस z एंड इक्वल्स टू दिस 0। तो यहाँ से 4 - 1 3 आता है, सो 3 + z इज़ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि अगर 3 मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो वो -3 बनता है। तो z की वैल्यू आपके पास -3 आ गई, एंड विच इज़ द आंसर। बहुत ही आसान है कि अगर if the three sides represents are the sides of in a triangle, if 3 vectors represents the sides of a triangle, then the resultant vector is 0. It means that the sum of these 3 sides is equal to 0. ठीक है, सो ये आपका वेक्टर्स के लिए एक वो है, उसका अपना एक मैजिक है। Now let's just come on to the last question, which is question number 14. Solution of question number कौन सा? Of question number 14. Let me check if everything is right. अच्छा, ये कह रहा है कि the position vectors of the points A, B, C, D are this and that. So respectively, show that AB is parallel to CD. इनका मतलब है कि अगर ए बी सी डी जो है शोज़ दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, लाइक if these are the points of a parallelogram, so it means that AB is parallel to CD. अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्यों आपको भी कंफ्यूज करूँ और ख़ुद को भी। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है ए बी, लेट्स कॉल दिस ए बी, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, और सी और डी जो है वो भी आपका अगर ये पॉइंट्स है, तो शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी मीन्स कि अगर आपका सी डी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन, कुछ इस तरह है, ठीक है, अगर मैं इसको सी और डी कह लूँ, सी और डी, तो ये कह रहे हैं कि आप शो कर लो कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। पैरेलल मीन्स कि इनके दरमियान एंगल जो है वो आपका 0 डिग्री होगा, ठीक है, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, बस ये अगर जितना भी एक्सटेंड हो तो वो इसी डिस्टेंस पे होंगे। नाउ यहाँ पर अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो उसके लिए कंडीशन क्या था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था कि अगर ए बी आपका सी डी को पैरेलल है तो इट मीन्स कि ए बी इज़ सम मल्टीपल ऑफ सी डी, ए बी शुड बी सम मल्टीपल ऑफ सी डी, ठीक है। मल्टीपल मीन्स कि अगर ये आपका 2 है, सो दिस शुड बी सम मल्टीपल ऑफ 2, इसने थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो ये 4 होगा, ठीक है, बाकी इसी को इन्होंने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा। और अगर ये दोनों एक ही साइज़ के हैं तो फिर यहाँ पर अगर मैं 1 लगा लूँ तो ए बी फिर सी डी के बराबर है, ठीक है। तो कंडीशन मैं लिखना चाह रहा हूँ कि इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो फिर क्या होगा, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी देन ए बी शुड बी मल्टीपल ऑफ सी डी, ठीक है। तो फिर आपका ए बी जो है वो सी डी के कुछ मल्टीपल होगा, तो इस के को मैं एक रियल नंबर कंसिडर करता हूँ, ठीक है, सच दैट के जो है इज़ अ रियल नंबर। और या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सी डी जो है वो ए बी का कुछ वो होगा, मल्टीपल होगा। ये सिर्फ कंडीशन है, अब ना भी लिखो तो खैर है। तो सिर्फ इतना लिख लो कि इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो फिर ए बी फाइंड कर लो और सी डी फाइंड कर लो। अगर दोनों एक जैसे हुए या एक इज़ सम मल्टीपल ऑफ द अदर, तो फिर ये दोनों पैरेलल होंगे। सो नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, फिर सी डी फाइंड करना है। तो ए बी को अगर हम फाइंड करना चाहें तो ए बी किस चीज़ के बराबर है, वो आपका ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होगा ना, ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर देखें ए जो है वो इस चीज़ के बराबर, इसका मतलब है ओ ए जो है वो 2i - j + k के बराबर है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2i माइनस जे प्लस के, और फिर माइनस और ओ एक, ओ माय गुडनेस, नहीं ओ भी हम लेंगे ना, ये तो ए हो गया। सबसे पहले हमने बी ओ बी के लिए करना है, तो हम सबसे पहले इसके लिए कर लेंगे बी, ये वाला है। लेट मी राइट 3i प्लस जे माइनस, और दिस इज 2i माइनस जे प्लस के, एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू आपका 3i प्लस जे, दिस इज माइनस 2i एंड प्लस j and minus k, and this is equals to 3i minus 2i is I, plus j is plus 2j, और this is minus k। ये आपका आ गया a b, और इसको मैं एक नाम देता हूँ, let's call it equation number 1। अब आप एक काम कर लो, सिमिलरली आप उसके लिए भी फाइंड कर लो, सी डी भी फाइंड कर लो। अगर सी डी इसके बराबर आता है या इसका कोई मल्टीपल है तो फिर ठीक है, ये दोनों पैरेलल होंगे। फिर नाउ सी डी इज ओ डी माइनस ओ सी। अब ओ डी किस चीज़ के बराबर है? रिमेंबर दिस इज ओ डी माइनस आई माइनस 2j प्लस के, एंड देन माइनस दिस इज ओ सी 2i प्लस 4j माइनस 2k। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज करा रहा हूँ बच्चों की तरह। दिस इज माइनस और प्लस इज माइनस, so माइनस 2i माइनस 4j एंड माइनस माइनस इज प्लस plus 2k, minus I minus 2i is minus 3i, minus 2j minus 4j is minus 6j, plus k plus 2k is plus 3k। Wait a bit, यहाँ पर ये दोनों तो सेम नहीं आए। Let me check if one is some multiple of the other। यहाँ पर आप देखें i plus 2 minus 1, यहाँ पर यह minus 3 minus 6 plus 3, इसमें से कुछ हम कॉमन लेते हैं। सो लेट मी सी, अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अगर मैं माइनस 3 कॉमन लूँ तो माइनस 3 अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या रह जाता है i, यहाँ पर क्या रह जाता है प्लस 2 3 are 6, सो 2j, और यहाँ पर क्या रह जाता है, यहाँ पर माइनस k। यहाँ पर हमने माइनस भी कॉमन लिया है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ पर माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, इसका मतलब है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब आप देखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों सेम है ना। यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया k, सो k इज़ माइनस 3। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आपका जो ए बी है, सॉरी सी डी जो है, जो आपका सी डी है तो वो किस चीज़ के बराबर है? मतलब ये सी डी, ये असल में माइनस 3 और इसके बराबर है, तो ये किस चीज़ के बराबर है? ये आपका ए बी के बराबर है, तो माइनस 3ab। तो आ गया ना ये कंडीशन। यहाँ पर आप देख ले सी डी इज सम कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना। इसका मतलब है कि नाउ कि 10 ये जो आपका वो है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है, लेकिन ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो हम एंटी पैरेलल इसको कहेंगे कि 10 ए बी इज़ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो अगर ये ऊपर की जानिब है तो फिर ये नीचे की जानिब है, बाकी दोनों पैरेलल तो है ना। सो ए बी इज़ एंटी पैरेलल टू सी डी और हेंस शोड। इन्होंने कहा था कि आप शो कर लें, तो हेंस शोड, ठीक है। आई होप इसकी आपको भी समझ आ गई होंगी। अगर इसमें से आपने कुछ भी सीखा है तो आप हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कम्युनिटी सेक्शन में मैसेजेस कर ले, आप हमें व्हाट्सएप पे कर ले, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे। वी कॉल आवरसेल्व्स अल्फ़ा। यहाँ पर आपने देखा ना अल्फ़ाज हमने सॉल्व किए, तो अल्फ़ा क्या होता है वो आप खुद ही स्टडी कर लो, लेकिन वी आर अल्फ़ाज इन वी वांट यू टू बिकम अल्फ़ा। तो हम बस हेल्प करते हैं, दिस इज़ आवर मिशन, दिस इज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन। वेल ये चीज़ें बाद में करेंगे। अगर एक काम करते हैं कि इस वीडियो को यहाँ पर आप ख़त्म करते हैं। सो हम अगला वो करेंगे एक्सरसाइज 3.3, उसका जो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट है तो वो हम करेंगे। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एंड जाने से पहले मैं आपको आपके बुक के ऊपर छोड़ दूँ, तो यहाँ पर ये हमने कवर कर लिया। किधर गया? 3.2 जो है यहाँ तक ख़त्म हो जाता है।
एंड सो कल हम क्या करेंगे कि हम डॉट और स्केलर प्रोडक्ट करेंगे और उससे आगे फिर जब एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस होंगे तो वो भी करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।